Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 21 and today's topic of discussion is exercise. अब एक्सरसाइज में हमने क्या देखना है? फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं और इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। तो इनको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। Students, now we are going to discuss the exercise of chapter number 21, the cell cycle. Question number 1 है fill in the blanks, यानी कि हमने एक खाली जगह दी हुई है, उसके अंदर appropriate word को इस्तेमाल करना है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है Mongolism is also known as dash. Mongolism हम डाउन सिंड्रोम को कहते हैं। स्टूडेंट्स, डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम Mongolism है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि 21st क्रोमोसोम जो है इसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब 21st क्रोमोसोम वैसे तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 3 हो जाते हैं, इसलिए हम उसे ट्राइसोमी कहते हैं। तो ये मोंगोलिज्म डाउन सिंड्रोम करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट 2 है ड्यूरिंग डैश होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट क्लोज टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस में टेट्राड जो है वो बनता है, जिसको हम बाईवेलेंट के नाम से भी मेंशन करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, डैश फेज प्रोसीड्स G2 फेज, मतलब G2 फेज जो है इसके बाद कौन सा फेज जो है वो आएगा। स्टूडेंट्स, आप बात जानते हैं कि इसमें एम फेज G2 फेज के बाद आता है, एम फेज के बाद अगेन जो है वो इसमें G1 फेज जो है वो आता है, और G1 फेज के बाद अगेन एस फेज, और एस फेज के बाद फिर G2 फेज जो है वो आएगा। तो ये एक साइक्लिक वे चलता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं G1 फेज प्रोसीड्स G2 फेज। पॉइंट नंबर 4 है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स डैश ड्यूरिंग एनाफेज। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं दीज इलोंगेट ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान ये एक दूसरे से लेंथी होती हैं, जबकि आप जानते हैं काइनेटोकोर फाइबर जो होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है माइटोटिक अपरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डैश ऑफ सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, माइटोटिक अपरेटस जो है दैट विल फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के प्रोफेज के दौरान बनता है। Point 6. The chromosomes number 44 plus 1 denotes dash syndrome. Students, आप जानते हैं कि 44 जो हैं ये ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हैं और एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद हैं। सो 44 प्लस 1 जो है दैट डिनोट्स टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम को डिनोट कर रहा होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो टर्नर सिंड्रोम होगा, जो कि 45 क्रोमोसोम्स यानी कि 1 सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। पॉइंट नंबर 7 है इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सेल डेथ कॉल्ड डैश। अब इंट्रासेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो कंटेंट रिलीज होता है ड्यूरिंग नेक्रोसिस, जबकि आप जानते हैं एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रॉपरली एपोप्टिक बॉडीज बनती हैं, जबकि नेक्रोसिस में सेल डैमेज होता है और एक्सीडेंटल डैमेज होता है, जिसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो सेल से बाहर रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। स्टूडेंट्स, डिफरेंट चॉइसेस दी गई हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने चूज करना है। तो पॉइंट नंबर 1, इन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है। तो ऑप्शन में है अल्फा 1 एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, बीटा एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, चार्ली सेक्स क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट, डेल्टा नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो एडेड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, जबकि अल्फा में क्या है 1 एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, तो ये कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट, तो इसमें हम प्रॉपरली को नेम नहीं दे सकते, ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू। स्टूडेंट्स, माइटोसिस एक फेज है एम फेज, जिसको हम फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब देखिए, कैरियोकाइनेसिस में हम न्यूक्लियस की डिवीजन करवाएंगे, साइटोकाइनेसिस में हम एज अ होल सेल की डिवीजन को काउंट करते हैं।
सो इसमें आंसर जो है वो डेल्टा होगा, जबकि ऑप्शंस में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इंटरफेस, तो डेल्टा में है बोथ ए एंड बी, तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। पॉइंट नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, किस दौरान सेपरेट होते हैं? तो ये एक ही फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एनाफेज, ये एनाफेज होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ट्रू आर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इफ इट इज फॉल्स रीराइट द ट्रू स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स ये है कि आपने ट्रू फॉल्स बताना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको आपने रीराइट करना है, ट्रू स्टेटमेंट उसकी बतानी है। पॉइंट नंबर 1 है meiosis occurs in haploid cells only. Students, meiosis can occur as well as diploid as well as in haploid cells. तो दोनों में हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसकी राइट स्टेटमेंट अभी मैं बता चुका हूँ कि meiosis occurs in haploid as well as in diploid cells too. Point 2 है cell cycle is comprised of two phases, karyokinesis and cytokinesis. ये बात गलत है, cell cycle comprises two phases, the one is interphase and the other one is M phase. जबकि हम यहाँ पे karyokinesis, cytokinesis की बात करें तो हम ये कहते हैं कि M phase is further divided into karyokinesis and cytokinesis. Question point 3 है a point where non-sister chromatids cross each other is called kinetochore. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो पॉइंट जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज क्यासमेटा, उसको हम क्यासमेटा के नाम से मेंशन करते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, पॉइंट 4 है जी नॉट स्टैंड्स फॉर नो गैप, फॉल्स। जी नॉट स्टैंड्स फॉर जीरो गैप भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज फॉर रेस्टिंग फेज, ये रेस्टिंग फेज के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी नॉट स्टैंड फॉर नो गैप, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो जी नॉट स्टैंड्स फॉर रेस्टिंग फेज हम इसे कहते हैं। पॉइंट 5 है फुल लाइफ साइकिल ऑफ यीस्ट सेल्स रिक्वायर्स 90 सेकेंड्स टू बी कंप्लीटेड। बिल्कुल गलत है, जबकि आप ये बात जानते हैं फुल लाइफ साइकिल ऑफ द यीस्ट रिक्वायर्स 90 मिनट्स टू बी कंप्लीटेड, यानी कि इसमें 90 सेकेंड्स नहीं है बल्कि 90 मिनट्स है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पॉइंट नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इसमें हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटाफेज 1, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यू नो दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस प्रोफेज 1, जिसमें हम पैकेटीन के प्रोसेस को हम कहते हैं, ये पैकेटीन के दौरान जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है। पॉइंट 7 है, पॉइंट 7 में बताते हैं कि ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शंस में अकर्स इन क्रोमोसोम्स अदर देन 21st क्रोमोसोम्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो किसी भी क्रोमोसोम में हो सकती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये 21st क्रोमोसोम्स के अंदर ही होती है। क्वेश्चन 8 है, पॉइंट 8 है बिनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज नॉन लोकलाइज्ड, ये बात गलत है। बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो लोकलाइज्ड नहीं भी होते, दे कैन ऑल्सो बी डीलोकलाइज्ड, ये जब डीलोकलाइज्ड होते हैं तो ये मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये बात यहाँ पे जो लिखी हुई है कि बिनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज नॉन लोकलाइज्ड, बल्कि ऐसा नहीं होता। कैंसर इज कॉज्ड मेनली बाय म्यूटेशंस इन जर्म सेल्स, तो पॉइंट 9 है कैंसर जो है सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन इन जर्म सेल्स की वजह से होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कैंसर इज कॉज्ड मेनली बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स as well as there will be also mutation in germ cells, लेकिन मेनली जो अगर हम बात करेंगे तो ये सोमेटिक सेल्स जो है वो इसमें करेक्ट पॉइंट होगा। स्टूडेंट पॉइंट 10 है, पॉइंट 10 की बात करें तो हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग माइटोसिस, ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि माइटोसिस के दौरान एग्जैक्ट कॉपी होती है एज ऑफ पेरेंट्स, देयर विल बी नो एनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज, कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नेसेसरली आइडेंटिकल, दैट इज ट्रू, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो ज़रूरी है कि वो आइडेंटिकल ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हम कहते हैं द सेल्स आर केप्ट एलाइव ड्यू टू ट्रॉफिक फैक्टर्स, तो बिल्कुल बात ठीक है, सेल्स होते हैं वो ट्रॉफिक फैक्टर्स की वजह से एलाइव होते हैं, यानी कि जब तक उसको सिग्नल्स मिलते रहते हैं वो ज़िंदा रहता है, जब सिग्नल्स नहीं होते तो वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है, एपोप्टोसिस में चला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ साइटोक्रोम्स। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ होल सेल। इसमें कंप्लीट सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, जबकि साइटोक्रोम्स के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस नहीं कहते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फ्रेगमोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेगमोप्लास्ट जो है not type of fragmentation is a type of cytokinesis in which one cell is divided into the two cells with the help of Golgi bodies, जो कि Golgi bodies की मदद से ये होता है। और Golgi bodies these are arise from the Golgi apparatus, और ये Golgi apparatus से arise होती है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। True statement, I have told you that कि fragmoplast is the type of cytokinesis in the plant cells which is due to the presence of Golgi bodies which is from Golgi apparatus, जो कि Golgi apparatus से होती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। इट मीन टू से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने छोटे छोटे उनके आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में हमने डिफरेंस करना है, तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। आप इसमें कंटेंट लिखेंगे क्या? नंबर 1, आप जब नेक्रोसिस में लिखते हैं तो आप बताते हैं सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज, यानी कि सेल डेथ होती है वो टिश्यू डैमेज की वजह से होगी। एपोप्टोसिस में हम कहते हैं इट इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो एक में जो है वो टिश्यू डैमेज और एक में कैसी है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। नंबर 2, आल्सो नोन एज मर्डर ऑफ द सेल। नेक्रोसिस में हम मर्डर ऑफ द सेल कहते हैं, एपोप्टोसिस में इट इज़ कॉल्ड एज सुसाइड ऑफ द सेल, हम सुसाइड ऑफ द सेल पॉइंट देते हैं। नंबर 3, सेल बर्स्ट आफ्टर स्वेलिंग। सेल जो है वो स्वेलिंग के बाद बर्स्ट हो जाता है, जबकि एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक्स, साइटोप्लाज्म कंडेंसेस। सेल श्रिंक करता है और साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस करेगा। पॉइंट 4 है इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर रिलीज्ड आउटसाइड। एपोप्टोसिस में हम कहते हैं इंट्रासेलुलर कंटेंट्स आर नॉट रिलीज्ड इनसाइड बट इंस्टेड एपोप्टिक बॉडीज आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट डिफरेंस आप लिख सकते हैं मे कॉज इन्फ्लेमेशन, जबकि एपोप्टोसिस में हम कहते हैं डज नॉट कॉज इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करता। नेक्रोसिस में हम कहते हैं हार्मफुल फॉर टिश्यूज, ये टिश्यूज के लिए हार्मफुल है, जबकि एपोप्टोसिस में हम कहते हैं इट इज़ बेनिफिशियल एज सम अनवांटेड सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस आर रिमूव्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो ऐसे है कि नेक्रोसिस एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल की, सेल बर्स्ट करता है, डैमेज होता है, अपना कंटेंट बाहर रिलीज कर लेता है और सराउंडिंग सेल्स होते हैं वो उससे डैमेज होते हैं। जबकि एपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें एपोप्टिक बॉडीज़ बनती हैं और सेल जो है वो जब डेथ होती है, सुसाइड होती है, तो उसमें वो अपनी एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाता है जो दूसरे सेल्स उसको इनगल्फ कर देते हैं और उस एरिया को क्लीन आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोटिक अपरेटस। स्टूडेंट्स आप इसमें पहले बताएं कि माइटोटिक अपरेटस होता क्या है। इसमें हम बताते हैं इट इज़ डिज़ाइन टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम्स, अलाइन देम एंड फाइनली सेपरेटिंग देम सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंश्योर्ड। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है इस सेल्स का? ऐसे है जैसे हम ये कह सकते हैं कि माइटोटिक अपरेटस जो है ये पहले इसके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनने के बाद यू नो दैट अलाइन करेंगे क्रोमोसोम्स को और उसके बाद उनकी सेपरेशन जो है वो करवाएंगे। तब अलाइन करवाना, सेपरेशन करवाना, क्रोमोसोम्स को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाना, ये माइटोटिक अपरेटस का काम होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द कैंसर सेल्स। आप कैंसर सेल्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्टूडेंट्स यू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? जो कैंसर सेल्स होते हैं दे हैव हायर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, दे हैव मैनी माइटोसिस, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोसिस प्रोसीड हो रही होती हैं। लेस डिफ्रेंशिएटेड देन नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स से वो ज़्यादा लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स, ये बहुत स्पीड से ग्रो करते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कैंसर सेल्स के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। गिव इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट लिखता है? क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन, यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से बहुत ज़्यादा जेनेटिक रिकम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं।
इट रिजल्ट्स इन वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गैमेट्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइप्स के गैमेट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। द वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, इनकी जो वेरिएशंस हैं वो एवोल्यूशन के लिए एज रॉ मटेरियल के तौर पे काम करती हैं। कॉन्स्टेंसी इन क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं ओवर जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि आप अपनी बात करें तो आप में जितने क्रोमोसोम्स हैं आपके आने वाली नस्ल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। दैट इज़ ड्यू टू मियोसिस, ये मियोसिस की वजह से होता है क्योंकि इसमें गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और ये हाफ नंबर क्रोमोसोम्स गैमेट्स में जाते हैं, गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं और आगे फिर डिप्लॉयड यानी कि दो जो है वो जमा होते हैं, एक में हैप्लॉइड दूसरे में हैप्लॉइड, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। तो इस तरह से कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन। स्टूडेंट ये बात आप जानते हैं कि अगर क्रोमोसोम्स प्रॉपर तरीके से 1 से 2 में डिवाइड हो जाएं ड्यूरिंग मेयोसिस तो ये डिस्टिंक्शन कहलाता है, अगर वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होते तो ये नॉन डिस्टिंक्शन कहलाता है। हम कैसे लिख सकते हैं, inability of chromosomes to segregate during the anaphase and telophase is called non-distinction and do not finish equal distribution of chromosomes among all the daughter nuclei। यानी कि जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं उन तमाम के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ना हो तो ये क्या होगा, क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स के सिम्टम्स क्या हैं। स्टूडेंट्स पहले आप टर्नर सिंड्रोम को डिफाइन कर सकते हैं कि ये होता क्या है, और ये बात तो आप जानते हैं कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मिसिंग होता है। अब इसके सिम्टम्स भी आप बता सकते हैं विच आर शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक विदाउट ओवरीज एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स। तो ये 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स जो है इसमें हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम में ये गिवन सिम्टम्स जो हैं वो हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन सेल साइकिल, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स यू नो दैट सेल साइकिल क्या होता है कि इसमें 3 इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और सेल 2 में डिवाइड कर जाता है। और सेल की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। स्टूडेंट्स अगर सेल्स डिवाइड ना करें तो हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, अगर मियोसिस ना हो तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको आंसर कर कैसे सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ चेंज विच इन्वॉल्व्स द पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलोड बाय द सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। At each stage of the cell cycle, there is a specific checkpoints which determines the fate of new phase according to the cell's internal makeup. Importance and significance. I have told you that कि these are very important. Cell cycle बहुत importance का हामिल होता है और इसका significance भी हम discuss कर चुके हैं। Question 8 है is interphase resting phase? Why? बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमने ये बात तो पढ़ी हुई है कि इंटरफेज जो है ये रेस्टिंग फेज नहीं है, बल्कि ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इसके अंदर हो रही होती हैं और इतनी ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मिसाल के तौर पर आप डिस्कस करते हैं कि G1 में ग्रोथ होती है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है और G2 के अंदर ऐसे प्रोटीन्स, एंजाइम, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एम फेज। तो अब इसको आंसर कैसे कर सकते हैं, नो इंटरफेज द पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स इफ is termed as the interphase or misleadingly called resting phase. It is the period of great biochemical activities and can further be divided into G1 phase, S phase and G2 phase. इस तरह से आप इसको इंटरफेज को completely define करके आप इसमें आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है In what respect mitosis in plant cells differ from that of animal cells? Animal cells और plant cells में mitosis किस तरह से different होती है। स्टूडेंट्स एनिमल सेल्स की बात करें तो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल्स। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं। प्लांट सेल्स में हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट नहीं होते क्योंकि सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है और स्पिंडल फाइबर्स होते हैं एनालोगस रीजन ऑफ सेंट्रियोल से अपीयर होते हैं। नंबर 2, माइटोटिक apparatus इज फॉर्म्ड इन एनिमल सेल्स बट इन प्लांट सेल्स ओनली स्पिंडल फाइबर्स इज फॉर्म्ड। ओनली सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बनते हैं। एनिमल सेल्स में हम कहते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस सेल शेप इज चेंज्ड, जबकि प्लांट सेल्स में सेल शेप में कोई चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल एज इट इज रहता है जैसे पहले सेल होता है। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट प्लांट सेल्स में हम कहते हैं सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। Cytokinesis occurs by the means of contact altering by cleavage flow in the animal cell,
बट इन प्लांट सेल्स यू नो दैट देयर इज अ फ्रेगमोप्लास्ट, डिस्क बनती है, एक प्लेट बनती है जो उसके सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से सिर्फ और एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आएंगे और आपने इस चैप्टर को एज फार शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्पस के लिए और एमसीक्यूज के पर्पस के लिए डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो भी एक एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है, हेडिंग देनी है, फिर एक्सप्लेनेशन देनी है और एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इनसे मिलते जुलते कई ज़्यादा और भी एमसीक्यूज़ इसी चैप्टर में से बनाए जा सकते हैं जो आ भी सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।